हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ PCS। दिस इज मनीष श्रीवास्तव। जैसा कि आपको पता है, रोजाना सुबह 8 बजे एक इंपॉर्टेंट सेशन लेकर मैं आता हूं, जिसमें साइंस के अलग अलग टॉपिक्स को हम डिस्कस करते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो हम बायोलॉजी पढ़ते हैं। थर्सडे एंड फ्राइडे हमारा फिजिक्स का सेशन होता है और सैटरडे को हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री। आज है फ्राइडे और फ्राइडे के दिन होता है क्या, फिजिक्स। तो फिजिक्स में हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, जिसको ग्रेविटेशन कहा था। हमने केपलर्स के लॉ देख लिए थे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात कर ली थी, न्यूटन की एक शॉर्ट स्टोरी भी सुनी थी हमने कि कैसे न्यूटन ने ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ऑप्टिक्स, इतनी सारी कैलकुलस को डेवलप किया था। तो उस लेक्चर में मैंने बहुत सारी चीजें डिस्कस की हुई थी। आज हम आगे भी बात करेंगे। आप लोगों के बहुत सारे सजेशंस आए थे कि सर क्वेश्चंस फिजिक्स में भी टॉपिक वाइज, कुछ मेंस वाइज डिस्कस कर दीजिएगा, कुछ प्रीलिम्स वाइज भी जो है अलग अलग स्टेट्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं फिजिक्स के ऊपर भी प्लान किया हुआ है। हम ये चैप्टर खत्म करने के बाद जो नेक्स्ट वीक में हमारे सेशन होंगे, उसमें हम लोग थोड़ा सा पेपर डिस्कशन करेंगे कि कैसे मेंस में क्वेश्चंस आते हैं। कुछ सैंपल्स मैंने आज भी यूज किए हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। साथ साथ एक पूरा सेशन लेंगे, जो जो टॉपिक्स आपने कवर किए हैं, चाहे वर्क एनर्जी पावर पढ़ा है हमने, ग्रेविटेशन पढ़ा है, मैकेनिक्स पढ़ा हुआ है, यूनिट्स पढ़ा हुआ है, बहुत बेसिक बेसिक टॉपिक से भी किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या क्या जो है यूटिलिटी वाइज आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उन पर भी थोड़ी सी नजर डालेंगे। तो जो बची हुई चीजें हैं ग्रेविटेशन में, उन चीजों को आज थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे हमें कई तरह की चीजें पढ़नी होती हैं, जैसे सैटेलाइट्स वगैरह, एस्केप वेलोसिटी का फिनोमेना, इसको पलायन वेग कहा जाता है। तो ये जो चीजें हैं, ये क्या होती हैं और ग्रेविटेशन से कैसे ये रिलेटेड हैं, इन सारी चीजों पर आज थोड़ा सा बात करते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं जो ग्रेविटेशन में हमको देखनी है। तो कल भी कुछ मैंने आपको MCQ दिए थे, पहले उन्हें MCQs को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं और उसके बाद ग्रेविटेशन की बची हुई चीजों पर थोड़ा सा फोकस करेंगे। तो शुरू करने से पहले कोई भी तरह के डाउट्स हैं, ये मेरी मेल ID है, इस पे आप मेल शूट कर सकते हैं। इसके अलावा इस लेक्चर की जो PDF है, वो आप टेलीग्राम लिंक से, जो है ये टेलीग्राम लिंक है, यहाँ से आप PDF अपलोड कर सकते हैं। और भी कोई इश्यूज हैं तो इन सोशल मीडिया हैंडल्स पे मुझसे जुड़ सकते हैं। शुरू करते हैं सेशन और इसमें देखते हैं कि भाई पहला क्वेश्चन क्या था। द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डिस्क्राइब द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन, गुरुत्वाकर्षण का नियम के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का वर्णन करता है। देखिए, जो ग्रेविटेशनल फोर्स था, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, किसके इक्वल था, m1 m2 बाय r स्क्वायर। ये चीज मैंने आपको कल बता दी थी कि भाई प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब जो ये गुणनफल होता है, वो किसके गुणनफल के बराबर होता है, तो ये अनुक्रमानुपाती होता है किसके, तो उनके जो भी द्रव्यमान होते हैं उनके गुणनफल का, और व्यत अनुक्रमानुपाती होता है उनके बीच की दूरी का। ये चीज हमने बात की थी। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है, डिस्क्राइब द ग्रेविटेशनल फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किसके बीच में बताता है। एनी टू बॉडीज हैविंग मास, दो बॉडी जिनके ऊपर मास होता है, अर्थ एंड पॉइंट मास ओनली, अर्थ एंड सन ओनली, टू चार्ज बॉडीज ओनली। द्रव्यमान वाले किन्हीं दो पिंडों के बीच में, केवल पृथ्वी और बिंदु द्रव्यमान के बीच में, केवल पृथ्वी और सूर्य के बीच में, केवल दो आवेशित निकायों के बीच में। तो देखा जाए तो हमने कल भी बात की थी कि भाई एक प्रोडक्ट है जिसका मास m1 है, जिसका मास m2 है, इनसे जो फोर्स लगने वाला है, एक F2 एक F1 है, और F1 इज इक्वल्स टू F2 इज इक्वल्स टू Fg m1 m2 बाय r स्क्वायर। यही फॉर्मूला देखा था हमने। तो बेसिकली इसका मतलब है कि भाई जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसमें किसको बताता है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर, वो अर्थ और सन को नहीं बताता। केवल ये अर्थ और सन भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वर्ड क्या लग गया, ओनली। तो ओनली वर्ड हम नहीं बोलेंगे, अर्थ और पॉइंट मास ओनली, कि अर्थ ले लिया और कोई एक बिंदु ले लिया द्रव्यमान का, तो इसको भी नहीं मान सकते, केवल पृथ्वी और सूर्य को भी नहीं मान सकते, केवल दो आवेशित निकायों को भी नहीं मान सकते। यहां हमें क्या मानना है, दो चीजें जिनके अंदर क्या हो, द्रव्यमान हो या मास हो। तो बेसिकली हमारा जो पहला ऑप्शन है वही करेक्ट हो जाएगा। तो द्रव्यमान वाले किन्हीं दो बिंदुओं पर हम इस चीज को कंसिडर करेंगे। देखिए, दूसरा क्वेश्चन जो है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है उसके लिए बताना है। भाई सरफेस ऑफ द अर्थ पर, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या है। तो मैंने कल आपको एक चीज बताई थी जिसको स्मॉल जी कहते हैं, और स्मॉल जी की वैल्यू हमने देखी थी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। तो ये जो चीज है इसी को क्या कहा जाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू
ग्रेविटी, ये एक्सेलरेशन का मतलब त्वरण। अब ये त्वरण किसकी वजह से उत्पन्न हो रहा है, तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से हो रहा है। तो गुरुत्वाकर्षण से उत्पन्न जो एक तरीके का त्वरण है वो अर्थ पे कितना होता है, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है। तो इसका सही आंसर 9.8 होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज डज नॉट डिपेंड्स। अब देखा जाए तो भाई ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो किस पे डिपेंड है, मास पर डिपेंड है, इसके अलावा डिस्टेंस पर डिपेंड है। और जब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटता है तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है जी। आज इस जी पर भी बात करेंगे। कुछ बच्चों के मुझे डाउट्स आए थे, उस पर भी मैं आगे बात करूंगा तो चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। जी के बारे में भी पूछा गया था। तो देखा जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज डज नॉट डिपेंड्स ऑन देयर मासेस। तो भाई मास पे तो डिपेंड करेगा, मास पे तो करता ही है। देयर सेपरेशन, भाई जितना उनके बीच में डिस्टेंस होगा उसकी भी तो बात करेगा, सेपरेशन पर भी बात करेगा। दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर नहीं करता है उनके द्रव्यमान पे, तो भाई द्रव्यमान पर तो निर्भर करता है, उनके अलगाव पर, डिस्टेंस पे भी करता है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, भाई उनके प्रोडक्ट ऑफ मास पर भी तो करता है। लेकिन द मीडियम बिटवीन टू बॉडीज, अब यहाँ पे कहीं नहीं लिखा कि इनके बीच में हवा है, इनके बीच में वैक्यूम है, इनके बीच में निर्वात है, इनके बीच में पानी है, इनके बीच में भूमि है, इसकी बात नहीं हो रही है। यहाँ पर तो सीधी बात हो रही है, हम भी तो अर्थ के ऊपर हैं। अगर हम अर्थ के ऊपर हैं तो अर्थ का सेंटर जो है, अर्थ का जो केंद्र बिंदु है वो हमारे इस पॉइंट से कितना दूर है, 6371 किलोमीटर, 6371 किलोमीटर अर्थ के सेंटर से एक फोर्स आ रहा है। अब बीच में तो भाई क्या है, कहीं पर लिथोस्फेयर भी है, कहीं मीसोस्फेयर भी है, कहीं मैग्मा भरा हुआ है अर्थ में, कहीं बेरीस्फेयर भी है, कहीं निकेल भरा हुआ है, कहीं फेरस भरा हुआ है, कहीं पे सिलिकॉन भरा हुआ है, कहीं मैग्नीशियम है, कहीं सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम है। तो इतनी सारी चीजें हैं और इसके बीच में भी तो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। तो हम नहीं बोल सकते कि भाई दो जो मीडियम है उस पर आपका ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है दो निकायों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है, तो ये कभी नहीं हो सकता। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, द अर्थ एटमॉस्फेयर इज हेल्ड बाय, पृथ्वी का वायुमंडल किसके द्वारा धारण किया जाता है। अब देखा जाए तो हमारे अर्थ के आसपास एटमॉस्फेयर है। अब एटमॉस्फेयर में आप पढ़ते हैं ट्रोपोस्फेयर होता है, स्ट्रेटोस्फेयर होता है, मीसोस्फेयर है, आइनोस्फेयर है, एक्सोस्फेयर, इतनी सारी चीजें हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। आपका समताप मंडल है, इसके अलावा जो शोभ मंडल जिसको कहा जाता है ट्रोपोस्फेयर, फिर समताप मंडल है जो आपका स्ट्रेटोस्फेयर होता है, फिर मीसोस्फेयर है जिसको मध्य मंडल कहा जाता है, फिर आयताकार जो होता है आयन वाला ये मंडल होता है, आयन मंडल भी होता है, एक्सोस्फेयर बाह्य मंडल होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, कहीं क्लाउड्स होते हैं, कहीं रेस का होता है। तो ये सारी चीजें क्यों हैं, अगर आप कोई भी चीज, अगर ये अर्थ है, पृथ्वी है, तो पृथ्वी में अगर कोई भी वस्तु अगर आप ऊपर फेंकते हैं तो वो जाती कहाँ है, वो एटमॉस्फेयर में ही होती है और वापस आ जाती है अर्थ के ऊपर। क्यों आ जाती है, क्योंकि अर्थ के पास एटमॉस्फेयर इसलिए है क्योंकि हमारे पास गुरुत्वाकर्षण है। तो भाई ग्रेविटी के कारण, आपका गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी का वायुमंडल जो है वो पाया जाता है। तो हमारे ऊपर जो वायुमंडल है या एटमॉस्फेयर है वो क्यों है, तो ड्यू टू द ग्रेविटी। अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो ये प्रेजेंस नहीं होगा। तो ये सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। न्यूटन के बारे में बात की हुई थी, न्यूटन ने क्या ऑब्जर्व किया था इस पर भी मैंने सारी चीजें बताई थी। इसके अलावा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पर बात की थी कि दो चीजें होती हैं जिनमें कुछ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, सार्वभौम नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु हर वस्तु को एक बल से आकर्षित करती है और ये बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के बारे में होता है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर of distance between them and directly proportional to the product of their masses, ये बात कर ली थी हमने। और मोशन अंडर ग्रेविटी रिफर्स टू द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, गुरुत्वाकर्षण के तहत गति किसी वस्तु को संदर्भित करती है जिसका ऊर्ध्वाधर गुरुत्वाकर्षण की उपस्थिति से प्रभावित होता है। ये सारी बात करी थी हमने, ये मैंने आपको कल बता दिया था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे। यहां तक हमारी बात हो गई थी, ये फॉर्मूला भी देख लिया था हमने। इसमें मैंने आपको जी के बारे में भी बताया था कि जी क्या होता है। तो जी को ही क्या कहा जाता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं इसको।
तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होता है इसका मतलब है कि भाई ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है पूरे यूनिवर्स में। जी की वैल्यू आप कहीं पर भी लेकर चले जाइए हमेशा जी बराबर ही होता है। और जी की वैल्यू कितनी होती है, तो जी की वैल्यू बताई गई है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई kg स्क्वायर। इसकी मैंने कल आपको यूनिट भी बता दी थी, ये इसकी वैल्यू है, इस वैल्यू को याद रखेंगे। इस पर आगे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको जब मैं डिस्कस करूंगा तो उस पर भी बात करेंगे। अब देखा जाए तो भाई ग्रेविटेशन पे हमने बात की थी, एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट अदर बॉडी बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, और इसी में स्मॉल जी की भी बात की थी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये सारी चीजें हमने कल की क्लास में डिस्कस करी थी कि भाई उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण जी कहा जाता है जिसका मान 9.8 होता है। आज के एमसीक्यू में भी मैंने डिस्कस कराया था। अब देखा जाए तो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण शरीर के आकार पर, शेप पर और द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है, शेप साइज और मास से इंडिपेंडेंट होता है। इस पर मुझे एक स्टूडेंट ने जो है कमेंट सेक्शन में लिखकर कहा कि सर अगर मैं एक पंख को, एक किसी चिड़िया के पंख या फीदर को ऊपर से गिराऊं और पत्थर को गिराऊं तो मैं देखता हूं कि भाई पत्थर नीचे आ जाता है पहले और जो पंख है वो तो ऊपर रह जाता है, और आप कहते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप साइज एंड मासेस ऑफ द बॉडी। तो ये क्या माजरा है, या तो हम माने कि वो डिपेंडेंट है शेप पर, कि अगर बहुत ही हल्की चीज फेंकी हमने एक कोई कॉटन का पीस लिया और कॉटन को गिराया और पत्थर को गिराया तो भाई उस हिसाब से तो पत्थर पहले जाना चाहिए, तो ग्रेविटी सब पर बराबर काम नहीं कर रही है इस हिसाब से। तो भाई इसके पीछे क्या कारण है, तो देखा जाए तो ये स्टेटमेंट जो मैंने यहाँ पर दिया है एकदम करेक्ट है, एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है ये, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर ऐसा क्यों होता है, तो उसके पीछे कुछ कारण है। इसके पीछे जो कारण है, ये जितनी भी बातें की जाती हैं ये बात की जाती है आइडल सिचुएशन में। आइडल सिचुएशन का मतलब कि भाई हमारे यहाँ क्या होता है कि एक तरीके से जैसे टेम्परेचर है, टेम्परेचर मतलब तापमान के बदलाव होने से भी बहुत सारी चीजें होती हैं। इसके अलावा प्रेशर के चेंजेस से भी होने से बहुत सारी चीजें होती हैं। इसके अलावा विंड्स जो हैं, अब देखा जाए तो भाई वायुमंडल में बहुत सारी चीजें छोटी छोटी हैं जो आपके एटमॉस्फेयर में इफेक्ट करती हैं। जैसे कभी हवा चल रही होती है तो आपने देखा होगा कि जैसे कभी कोई प्लेन को लैंड कराना होता है तो जो भी एटीसी होता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, वो कोशिश करता है कि प्लेन को कहां उतारा जाए, जिस तरह जो हवा चल रही है उसके ऑपोजिट उतारा जाए, तो आसानी से जो है प्लेन को जब लैंड करेगा तो बहुत ज्यादा, जैसे कि भाई हवा इस डायरेक्शन में चल रही है तो अगर प्लेन को इस डायरेक्शन में करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ब्रेक का काम करेगी हवा और प्लेन की सेफ लैंडिंग होगी। अगर बहुत ही तेज हवा चल रही है और प्लेन की डायरेक्शन में, अगर हवा की डायरेक्शन में प्लेन को लैंड किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लेन को लैंड करने में ये हो सकता है कि भाई प्लेन जो है प्रॉपर लैंडिंग ना कर पाए, दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, क्रैश हो सकता है, ये सारी चीजें होती है। लेकिन अगर हम एक डमी की बात करें, हम एक लेबोरेटरी में बैठकर लैंडिंग की कंडीशन देखेंगे तो हम लैंडिंग सीधे बात करते हैं कि भाई इतनी डायरेक्शन पे इतना लैंड है, यहां पर लैंड करा दो। तो वैसे ही बात क्या होती है कि जैसे कि हमने जब किसी पंख को फेंका, रुई के ढेर को फेंका या कॉटन को फेंका और पत्थर को फेंका, तो उनके ऊपर क्या कर रही है, जो विंड्स हैं एटमॉस्फेयर में, जो बाकी कंटेंट हैं वो भी तो असर करते हैं, तो वो इसलिए उनको एकदम से लाने नहीं देते हैं। लेकिन अगर यही एक्सपेरिमेंट आप क्या करो, वैक्यूम में कर लो। वैक्यूम का मतलब होता है निर्वात। अगर ये एक्सपेरिमेंट हमने निर्वात में किया, वैक्यूम में तो क्या होता है, नेगेटिव प्रेशर होता है, सारी एयर निकाल ली जाती है, उसी को वैक्यूम कहा जाता है। तो वैक्यूम में कोई भी एयर का, जैसे आपने कभी आप गोल्ड लेने जाना, लोकल शॉप्स पे कभी आप गोल्ड लेने जाओगे और बहुत हल्का गोल्ड खरीदोगे तो क्या होता है कि, मतलब हल्का गोल्ड का मतलब ये बोल रहा हूं मैं कि कम वेट का गोल्ड खरीदोगे आप, जैसे कि 2 ग्राम खरीदना है आपको या 1 ग्राम का ही आपको कोई चीज पसंद आई है, तो वो क्या करते हैं, उनके पास एक तराजू होती है, एक उनके पास वेट मशीन होती है जिसमें वो सोने को रखते हैं और अपनी एक विंडो बंद कर देते हैं, मतलब कि हवा अंदर ना जाए, नहीं तो हवा का भी वेट हो जाएगा। और ये खासकर तब करते हैं जब आप उनके पास कुछ बेचने जाते हो। खरीदते समय तो भाई वजन ज्यादा हो गया तो उनको ज्यादा पैसे मिलेंगे, लेकिन जब वो आप उनको कुछ बेच रहे हो तो वो ये बहुत ध्यान से रखते हैं कि कोई भी तरह से, मतलब एयर का, मतलब हवा का पैसा ना देना पड़े उनको। तो हवा जो होती है एयर में, जो एटमॉस्फेयर में जो बाकी एक्सटर्नल कंडीशन है वो आइडल कंडीशंस नहीं है, क्योंकि ये तो चेंज होती रहेगी। जैसे बारिश के मौसम में क्या होती है, नमी ज्यादा होती है, तो एटमॉस्फेयर में आपको क्या मिलेगा, ज्यादा
एटमॉस्फेयर में आपको वाटर ड्रॉपलेट मॉइस्चर ज्यादा होता है। आपने देखा होगा मॉइस्चर के कारण ही कई बार आप जो है घरों में कई चीजें होती हैं, जैसे बिस्किट्स होते हैं या पापड़ होते हैं, ये सील जाते हैं। क्यों हो जाता है ऐसा? क्योंकि आपका बारिश के दिनों में मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है, तो मॉइस्चर के कारण जो है एटमॉस्फेयर में कंडीशन अलग अलग होती है। ठंड के दिनों में और गर्मियों के दिनों में आपको अलग अलग एटमॉस्फेयर कंडीशन मिलेगी। तो हमेशा एक जैसा टेम्परेचर नहीं रहता, एक जैसा प्रेशर नहीं रहता, विंड्स का मूवमेंट एक जैसा नहीं रहता, हर चीज बदलती रहती है। तो उस हिसाब से भी जो है आपकी अलग अलग कंडीशंस क्रिएट होती है। तो याद रखेंगे कि भाई ये जो चीज बोली जा रही है वो आइडियल कंडीशन के हिसाब से बोली जा रही है। तो ये इंडिपेंडेंट होता है शेप, साइज और मास के। ये एकदम ट्रू है, इसमें कोई भी डाउट नहीं करना है। इसके अलावा हमारा मास सबसे ज्यादा कहां होगा? तो हमारा मास मैंने आपको बता दिया था कि मैक्सिमम होता है पोल्स पे और मिनिमम होता है इक्वेटर पर। ये चीज भी पता चल गई थी आपको, तो ये चीज आपने पढ़ ली। इसके बाद देखिए ग्रेविटेशन या गुरुत्वाकर्षण की बात करें तो ये बताया था मैंने, मैक्सिमम पोल्स पे, मिनिमम इक्वेटर पर होता है। इसके बाद देखिए, इसके बाद जी डिक्रीजेस ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। रोटेशन ऑफ अर्थ पे भी बात कर ली थी हमने कि भाई जी डिक्रीजेस इफ एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ इंक्रीजेस। इस पर भी मैं बात कर चुका हूं कि अर्थ तेज घूमेगी तो ग्रेविटी कम होगी, अगर ग्रेविटी कम होगी तो अर्थ तेज घूमेगी। ये सारी चीजें हमने देख ली थी। इसके बाद आज जो हमें पढ़ना है वो है सैटेलाइट्स। अब सैटेलाइट्स क्या होती हैं इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए सैटेलाइट्स या उपग्रह क्या होते हैं, ये दो तरह के होते हैं, कुछ नेचुरल होते हैं, कुछ आर्टिफिशियल होते हैं। मतलब कुछ प्राकृतिक होते हैं, कुछ जो है आपके कृत्रिम होते हैं। जैसे कि मून की बात करें, मून जो है वो अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है। वहीं पर अगर हम बात करें इनसेट बी, ये इनसेट बी क्या है? तो एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। हमारे यहाँ एक स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इसरो। ये इसरो एक हमारा व्हीकल है PSLV, पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसकी हेल्प से इतनी सैटेलाइट भेजता रहता है कि कई बार 70 सैटेलाइट्स पहुंच जाती हैं स्पेस में। तो वो सैटेलाइट्स कैसी होंगी? वो आर्टिफिशियल होंगी, कोई नेचुरल थोड़ी है, मून थोड़ी बना रहे हैं वो। तो बेसिकली सैटेलाइट्स भी कैसे सरवाइव कर पाती हैं स्पेस में? तो ये सैटेलाइट्स जो भी होती हैं ये इस तरीके से रह पाती हैं स्पेस में क्योंकि इनके ऊपर भी क्या होता है, ग्रेविटेशन के कारण ये अर्थ के अराउंड घूम पाती हैं, तो वहां पर भी गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। तो सैटेलाइट भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर बात करते हैं। तो भाई द सैटेलाइट्स आर नेचुरल और आर्टिफिशियल बॉडीज रिवॉल्विंग अराउंड द प्लैनेट अराउंड इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट व्हाइल इनसेट बी इज एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। एंड द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट रिवॉल्विंग नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो सबसे नियर बाय होगी उसको 1 घंटा 24 मिनट लगता है। 1 घंटा 24 मिनट का मतलब 84 मिनट्स में वो एक पूरा कंप्लीट रोटेशन कर लेती है। तो जो इसके आसपास जो भी घूम रही है, जो सबसे पास सैटेलाइट है उसको पूरा एक चक्कर लगाने में कितना समय लग रहा है? 84 मिनट्स। तो ये काफी अच्छा टाइम है। तो उपग्रह प्राकृतिक या कृत्रिम पिंड हैं जो किसी ग्रह के आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के तहत घूमते हैं। दूसरी अगर हम बात करें, चंद्रमा एक प्राकृतिक उपग्रह है जबकि इनसेट भी पृथ्वी का कृत्रिम उपग्रह है। पृथ्वी की सतह के पास चक्कर लगाने वाले उपग्रह के परिक्रमण की अवधि 1 घंटा 24 मिनट होती है, जो किसके बराबर होती है? 84 मिनट्स की। तो इसको करेक्ट कर लेंगे, 34 नहीं है, 84 मिनट्स होगा। इसके बाद अगर हम बात करें जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, अब देखें जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होती हैं? वो ऐसी सैटेलाइट्स होती हैं जो आप अर्थ से कभी भी देखो। अब अर्थ भी तो घूम रही है हमेशा, एक जगह तो नहीं है। हम कभी, जैसे मैंने कल भी बताया था, कभी हम यहां होते हैं, कभी हम यहां होते हैं, कभी हम यहां होते हैं, कभी हम यहां होते हैं। तो बेसिकली क्या है कि हम बार बार जो है अपना शेप चेंज करते रहते हैं क्योंकि अर्थ रोटेट भी करेगी, अर्थ रिवॉल्व भी करेगी, अर्थ का रोटेशन भी होगा, अर्थ का रेवोल्यूशन भी होगा, अर्थ जो है वो परिक्रमा भी करेगी और घूर्णन भी करेगी। ये दोनों ही चीज होती रहती है। तो भाई ऐसी सैटेलाइट जो अर्थ से देखने पे हमेशा हमें वहीं पर नजर आती रहे, मतलब वो भी अर्थ के साथ धीरे धीरे घूमते रहे, 24 घंटे में जैसा हम एक चक्कर लगाते हैं वैसे वो भी लगा ले, तो उस तरह की सैटेलाइट्स को क्या कहा जाता है? जियो स्टेशनरी। जियो मीन्स अर्थ, स्टेशनरी मतलब अर्थ के साथ स्टेशनरी रहे। तो उन सैटेलाइट्स को बताया गया कि भाई 36,000 किलोमीटर ऊपर होती है। इसके अलावा जो
टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट है वो है 24 घंटे। कितना है? 24 आवर्स। द अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ जो घूमती है वो कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व घूमती है। एंड दिस रोटेशन मेक्स द सन एंड द स्टार्स अपीयर टू बी मूविंग अक्रॉस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अब देखा जाए तो बचपन से आप सुन रहे हैं कि सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। सन ईस्ट से नहीं आ रहा है, वैसे तो सन राइज ही नहीं होता, अर्थ तो घूम रही है। घूमते घूमते जहां सन की रेस हमें दिखने लगी हमने बोल दिया मॉर्निंग हो गई। अब कहीं सन की रेस हमसे दूर चली गई तो हमने बोला इवनिंग हो गई। तो ऐसा इवनिंग और वो चीजें होती नहीं है, बट अर्थ जो घूम रही है वो वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है। तो पश्चिम से पूर्व घूमने के कारण हमें लगता है कि सूर्य कहां से उग रहा है? पूर्व से उग रहा है। तो ये याद रख लीजिएगा। भूस्थिर जो उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर जो है 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर चक्कर लगाते हैं और हमेशा भूस्थिर उपग्रह के घूर्णन की समय अवधि 24 घंटे। इसके अलावा पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो जब ये भूस्थिर सैटेलाइट या जियोस्टेशनरी सैटेलाइट की बात कर रहे हैं, ये भी कैसे घूमती होगी? अर्थ के साथ ही वेस्ट टू ईस्ट घूमती होगी। तो इस घूर्णन से सूर्य और तारे पूर्व से पश्चिम की ओर आकाश में घूमते हुए प्रतीत होते हैं, जो असल में घूम नहीं रहे होते हैं। तो हमें सन लग रहा होता है कि सन कुछ देर बाद 12 बजे दिन यहां दिख रहा है, शाम को 4 बजे यहां दिख रहा है, तो भाई वो पृथ्वी घूमती जा रही है और उस हिसाब से वो बदलता जा रहा है। अब देखा जाए तो इसमें देखिए, एक ये ऑर्बिट होती है जिसको पोलर ऑर्बिट कहा जाता है। वैसे तो मेरे को स्पेस पढ़ाना है आपको, तो स्पेस वाला जो मैं लेक्चर लेता हूं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, ये आप दिन में 2 बजे देखिए, 2 PM ऑन ट्यूसडे। वहां मैं ये आपको बहुत सारी सैटेलाइट्स बताऊंगा, इसरो के प्रोग्राम्स भी बताऊंगा, बट यहाँ पर थोड़ी सी बेसिक जानकारी दे दे रहा हूं मैं। इक्वेटर के आसपास जो सैटेलाइट्स घूमती हैं उनको कहा जाता है जियोस्टेशनरी ऑर्बिट। जियोस्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब भूस्थिर कक्ष। और ये जो पोलर ऑर्बिट होती है, जो पोल्स के अराउंड घूमती है। अर्थ पर 2 तरह की चीज होती है, ये इक्वेटर होती है, ये आपके पोल्स होते हैं, ये 90 डिग्री नॉर्थ होता है, ये 90 डिग्री साउथ होता है। तो ये जो है दक्षिणी ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है। तो अगर कोई सैटेलाइट इसमें घूमे तो वो पोलर ऑर्बिट है, ध्रुवीय कक्ष है। और कोई सैटेलाइट अगर इक्वेटर के आसपास घूमे तो भूस्थिर या जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स होती हैं, जो जियोस्टेशनरी ऑर्बिट्स में घूमती हैं। तो ये 2 तरह की सैटेलाइट्स होती हैं। सैटेलाइट कम्युनिकेशन में बहुत सारी चीजें यूज की जाती हैं। GIS यूज होता है, GPS यूज होता है। इसमें लॉन्च व्हीकल्स को भी इस्तेमाल करते हैं। SLV 3 हमने यूज किया था, फिर PSLV, आज हम GSLV का यूज करते हैं, जो कि काफी जो है हमारा एक स्ट्रॉन्ग पार्ट है सैटेलाइट्स में। तो वो स्पेस के अंदर हम पढ़ेंगे, आप बस ग्रेविटेशन में जितनी बेसिक चीज पता होनी चाहिए वो देख लीजिए। तो जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट इज अ सैटेलाइट इन जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट। अब जैसे यहाँ पे हमने बात करी, ये जियोस्टेशनरी या जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट है, जो अर्थ के हिसाब से, जैसे अर्थ घूम रही है वैसे ये भी घूमती है, तो इसलिए उनको जियोसिंक्रोनस कह दिया जाता है। और पोलर जो होती है वो आपके पोल्स के अराउंड घूमती है। तो यहां पर अ जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट इज सैटेलाइट इन जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट विद एन ऑर्बिटल पीरियड सेम एज द अर्थ रोटेशन पीरियड। मतलब जिनको उतना ही समय लगता है जितना अर्थ को लगता है, उसको कहा जाता है। अ स्पेशल केस ऑफ जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट इज द जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। जियोसिंक्रोनस का ही एक स्पेशल एग्जांपल है जियोस्टेशनरी, which has a geostationary orbit, a circular geosynchronous orbit directly above the earth equator। मतलब अर्थ के इक्वेटर के अबव होने से, अगर जैसे आप यहां पर है तो ये सैटेलाइट जब यहां आएगी तब आपको हमेशा एक ही तरह से देखने मिलेगा। जैसे आपके घर में DTH लगा हो तो जो एंटीना है वो हमेशा एक सैटेलाइट से, आपने देखा होगा कभी DTH वाला आपके यहाँ आएगा तो वो एक जो है ट्यूनिंग करता है कि आपका जो एंटीना है उसको हमेशा सिग्नल मिलते रहे। तो ऐसा नहीं होगा कि बेसिकली आपने टीवी लगाई, टीवी में इंडियन चैनल्स की जगह कुछ दिनों में अफ्रीकन चैनल चालू हो गए कि हमारा अर्थ घूमते घूमते हमें जो है अफ्रीका की सैटेलाइट से कनेक्शन मिलने लगा। तो ऐसा नहीं होता, जितनी भी जियोस्टेशनरी सैटेलाइट होती है मोस्टली टीवी पे टेलीकास्ट हमें वहीं से होता है। तो इसमें जो है वही चीज होती है कि भाई अर्थ के इक्वेटर के जस्ट ऊपर होती है, मतलब इक्वेटर के जस्ट ऊपर, मतलब भूमध्य रेखा के एकदम पास में पाई जाती है। तो ये चीज याद रख लेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक भू समकालिक उपग्रह, भू समकालिक कक्षा में एक उपग्रह है जिसकी कक्षीय अवधि पृथ्वी की घूर्णन अवधि के समान है। तो भाई अगर वो इस तरीके से घूम रही है तो वो हमारे साथ कैसे रह पाएगी? जब वो हमारे बराबरी से घूम पाए। मान लिया जाए कि आप मान लिया जाए एक रोड पे चल रहे हैं और आपकी रोड पर जहां आपकी गाड़ी चल रही है उसी के बगल में किसी दूसरे की गाड़ी चल रही है, और अगर वो आपको फॉलो कर रहा है तो जितना टाइम आपको
एक जगह से दूसरी जगह जाने में लगेगा उतना दूसरे व्यक्ति को भी लगेगा। तो सेम चीज होती है, ये सैटेलाइट है जो अर्थ के साथ एकदम स्पीड मेंटेन करती है, तो इसलिए उसको जियो स्टेशनरी, स्टेशनरी का मतलब अर्थ के साथ वो हमेशा लगता है कि स्टेशनरी है, रुकी हुई है, लेकिन वो अर्थ भी घूम रही है तो वो भी घूम रही है। तो कक्षा में उपग्रह जिसकी कक्षीय अवधि पृथ्वी की घूर्णन अवधि के समान होती है, और भू समकालिक उपग्रह की एक विशेष जो मामला भूस्थिर उपग्रह है जिसकी भूस्थैतिक कक्षा पृथ्वी के भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर एक गोलाकार भू समकालिक कक्षा में होता है, इसलिए वो हमेशा लग रहा होता है कि भाई अर्थ के साथ चल रही है। तो ये चीज होती है। इसके अलावा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज यूज्ड टू टेलीकास्ट टीवी प्रोग्राम्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर इन वेदर फोरकास्टिंग। अब इसका टीवी टेलीकास्ट में वेदर फोरकास्ट जो मौसम की जानकारियां होती हैं, इन प्रोडिक्शन अबाउट फ्लड्स एंड ड्रॉट्स, ये सारी चीजें पता कर लेते, कहां बाढ़ आने वाली, कहां सूखा पड़ने वाला है। तो सैटेलाइट्स को हम बहुत अच्छे से यूज कर रहे हैं। पोलार सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन पोलार ऑर्बिट एट अ हाइट ऑफ 800 किलोमीटर। जियो स्टेशनरी की बात करें तो ये 36,000 किलोमीटर ऊपर होती है, और अगर हम पोल के ऊपर बात करें तो सिर्फ 800 किलोमीटर होती है। 800 किलोमीटर भी बहुत होता है। 800 किलोमीटर में आप जो है लगभग दिल्ली से कश्मीर पहुंच जाएंगे, इतना डिस्टेंस है, तो इतने ऊपर सैटेलाइट होती है। तो पोलर ऑर्बिट को सिर्फ कितने टाइम लगता है? 84 मिनट्स। तो 84 मिनट्स में ये पूरा अर्थ का चक्कर लगा लेती है 800 किलोमीटर दूर पे। तो समझिए आप, इनकी भी स्पीड काफी होती है। इसमें भी बहुत सारे ऑर्बिट्स होते हैं जो हमें पढ़ने भी हैं अलग से। इसके अलावा भूस्थिर उपग्रह का उपयोग प्रसारण के लिए किया जाता है। दुनिया के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में टीवी कार्यक्रम, मौसम की भविष्यवाणी, बाढ़ और सूखे की भविष्यवाणी में। और ध्रुवीय उपग्रह 800 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं, 84 मिनट में एक चक्कर लगा लेते हैं। अब देखिए, आपसे एक और चीज पूछी जाती है कि अगर आप अर्थ के ऊपर हैं और अर्थ से भाई निकलना चाहते हैं तो भाई क्या है बाहर? तो एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर है आपके ऊपर, जिसको वायुमंडल कहा जाता है। तो ये वायुमंडल है, ये हमारे यहाँ क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि हमने ही आंसर दिया कि हमारे यहाँ है ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण इसमें भी सारी चीजों को नीचे की तरफ लाती है। कभी आपने वर्षा का जल कहीं बाहर जाते हुए देखा? क्लाउड्स तो ऊपर है, अब वो जल क्यों नहीं स्पेस में चला जाता? क्यों वो अर्थ के ऊपर आता है? क्योंकि ग्रेविटी पानी को नीचे की तरफ खींचती है। तो एस्केप वेलोसिटी वो एक वेलोसिटी होती है, पलायन वेग वो वेग होता है जिसकी मदद से आप अर्थ से बाहर जा सकते हो। मतलब कोई रॉकेट लॉन्च किया गया जो चाहता है कि आप स्पेस में जाएं, मंगलयान या मंगल पे पहुंचे या चंद्रमा पर पहुंचे, तो उसके लिए क्या है? आपको अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकलना पड़ेगा। तो अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकलने के लिए आपको जो मिनिमम वेलोसिटी चाहिए, मान लिया जाए आप आसमान की तरफ कोई पत्थर फेंक रहे हैं, बहुत तेजी से फेंक रहे हैं, कितना भी तेजी से फेंक लीजिए, कुछ दूर ऊपर जाएगा फिर नीचे आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि ग्रेविटी काम कर रही है। तो हम ये जो वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, ये वो मिनिमम वेलोसिटी है जिसको आपने इतनी वेलोसिटी दे दी, फिर वो अर्थ पर नहीं आएगा, अर्थ से बाहर। तो इतना तेज आप कुछ भी नहीं चलाते हैं। मतलब आप अपनी गाड़ी सोचें कि आप इतनी तेज चला रहे हो, तो हो सकता हो कि आप उसको चलाते चलाते बाहर निकल जाएं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए आपको कितनी स्पीड मेंटेन करनी होगी? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 11 किलोमीटर आगे बढ़ जाएं आप। जब इतनी स्पीड से बढ़ेंगे तो अर्थ को छोड़कर निकल जाएंगे, लेकिन अभी नहीं बढ़ पा रहे हैं, इसलिए हम एस्केप वेलोसिटी पे नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए हम रॉकेट्स वगैरह को यूज करते हैं। 3 स्टेज इंजन, 4 स्टेज इंजन तक हम पहुंच गए। तो एस्केप वेलोसिटी is referred to as the minimum velocity needed by any body or object to be projected to overcome the gravitational pull of the planet Earth। तो यहां पर देखिए, पलायन वेग को ग्रह पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण खिंचाव को दूर करने के लिए प्रक्षेपित किए जाने वाले किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा आवश्यक न्यूनतम वेग के रूप में जाना जाता है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, जिससे क्या हो, आप अर्थ के बाहर जो ग्रेविटेशन फील्ड है, इस ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकल जाएं और आप आसानी से कहां पहुंच जाएं? स्पेस में पहुंच जाएं। तो ये चीज होती है। तो एस्केप वेलोसिटी इज द मिनिमम वेलोसिटी। कितनी वैल्यू होती है? 11.2। इसकी वैल्यू याद रख लीजिए कितनी होती है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। और मून पर जो हो जाती है, मून पर देखिए ग्रेविटी भी हमसे 1/6 होती है, तो 11.2 को 6 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये 2.4 किलोमीटर हो जाता है लगभग। तो यहां पर ड्यू टू लो एस्केप वेलोसिटी देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून। एस्केप वेलोसिटी रिफर्स टू द मिनिमम वेलोसिटी विच इज नीडेड टू प्लैनेट और मून। देखिए, इसका एक फॉर्मूला भी होता है, मैं आगे बता दूंगा। फॉर एनी रॉकेट और सम अदर ऑब्जेक्ट टू लीव द प्लैनेट टू ओवरकम द पुल ऑफ ग्रेविटी। जो मतलब ग्रेविटी से आप
पार पा जाएं और बाहर निकल जाएं उसको एस्केप वेलोसिटी कहा जाता है। तो पलायन वेग वो न्यूनतम वेग है जिसके साथ कोई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर सकती है और कभी वापस नहीं आती। पृथ्वी की सतह पर ये कितनी है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, और चंद्रमा पर आपको इतनी स्पीड मेंटेन करनी होगी। अगर आप मून पर गए उतनी स्पीड मेंटेन नहीं कर पाए तो आप मून पर ही रह जाएंगे। इसके अलावा पलायन वेग से तात्पर्य उस न्यूनतम वेग से जो किसी ग्रह या चंद्रमा को छोड़ने के लिए आवश्यक है। उदाहरण के लिए किसी रॉकेट या किसी अन्य वस्तु के लिए किसी ग्रह को छोड़ने के लिए उसे गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव को दूर करना होगा, और जो करने के लिए उसको न्यूनतम वेग चाहिए, मिनिमम वेलोसिटी चाहिए, दैट इज एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी में फॉर्मूला होता है ये, इस फॉर्मूले के हिसाब से आप निकालते हैं। तो इसमें अंडर रूट में होता है 2, फिर होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू मैं बता चुका हूं, हर जगह एक ही होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर। इसके अलावा जिस पर भी आप हो उस पर मास ऑफ द प्लैनेट और रेडियस ऑफ द प्लैनेट, मतलब उसका जो रेडियस है और मास है, इसको आप अंडर रूट में डाल दीजिए। इतना कैलकुलेशन करने से अच्छा है आप याद रख लीजिए, अर्थ पर ये कितना है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड और मून पर कितना है 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। इससे ज्यादा आपको इसका कोई डेरिवेशन नहीं आएगा। तो ये बात समझ गए आप। अब शुरू करते हैं आज से थोड़ा थोड़ा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आपको कैसे अटेम्प्ट करने हैं। तो आज थोड़ा सा कि क्वेश्चंस जब मैं लूंगा तो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लूंगा, एक दो क्वेश्चंस नहीं लूंगा। जितने टॉपिक्स पढ़े हैं उनको हमारा पूरा ब्रेन यूज करना पड़ेगा। तो आज मैंने कुछ सैंपल्स यूज किए हैं, जैसा आप लोगों ने बोला था कि सर आप क्वेश्चंस करवाइए, तो यहाँ पे मैंने इसलिए 3-4 क्वेश्चन रख लिए कि आपको लगे कि सर मत करवाइए, आप जैसा टॉपिक पढ़ा रहे हैं वही करते रहिए। तो इसलिए कि मैं जो कराने वाला हूँ आगे वो किस पैटर्न में होगा, तो मैं यहाँ 4 सैंपल्स यूज किए, चारों के आंसर्स मैं दूंगा आज ही की क्लास में। तो ऐसे ही एक सेशन होगा जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे गए, फिर मैं वही कहूंगा कि इट डिपेंड्स अपॉन यू। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं कवर करूंगा, नहीं तो मैं जैसे टॉपिक्स फिजिक्स में चल रहे हैं वैसे कवर करता रहूंगा। तो देखिए क्वेश्चन ये आ सकता है, मेंस में भी आ सकता है, जैसे कम मार्क्स में आ जाएगा कि आपको 3 मार्कर में आ जाए, या दूसरे स्टेट्स में आपको प्रीलिम्स के फॉर्म में भी आ जाए कि व्हाट विल हैपन टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 बॉडीज इफ द मास ऑफ 1 बॉडी इज डबल्ड। यदि एक पिंड का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो 2 पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। अब मान लिया जाए कि भाई गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला ये है m1 m2 बाय r स्क्वायर। अब ये था एक बॉडी m1, एक थी बॉडी m2। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम बोल रहे हैं कि हम चाहते हैं कि इसका मास क्या कर दिया जाए डबल। तो अभी m1 है तो ये हो गया 2m1। तो यहां पर पूछा जा रहा है बस यही कि व्हाट विल हैपन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 बॉडीज इफ द मास ऑफ 1 बॉडी इज डबल। एक बॉडी का मास डबल कर दो तो फिर ग्रेविटेशन फोर्स कितना होगा। यदि एक पिंड का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो 2 पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। तो फोर्स इस केस में तो इतना है, इस केस में क्या हो जाएगा, g तो वही रहेगा, m की जगह हम लगाएंगे 2m1, फिर यहां लगाएंगे m2 बाय r स्क्वायर। इसके बाद क्या कर सकते हैं, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम यहां पर लिख देंगे ये जो है सेकंड केस का F2 है, तो F2 में हम ऐसा लिख सकते हैं, इस 2 को बाहर निकाल दीजिए, 2gm1 m2 बाय r स्क्वायर। ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल है, f के। तो F2 जो हो जाएगा वो 2f के इक्वल हो जाएगा। मतलब अब जो गुरुत्वाकर्षण बल है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो 2 टाइम्स हो जाएगा। तो कुछ नहीं है, बस यहां पर लिखना है कि अगर हम मास एक चीज का डबल करते हैं तो हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी कैसा हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा या डबल हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। का आंसर बस इतना सा याद रख लीजिए। अगर ये बोला जाता कि दोनों का ही मास डबल है तो इसका भी 2 इसका भी 2, तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 4 टाइम्स हो जाता। सिंपल सा क्वेश्चन था, आ गया होगा समझने। इसके बाद देखिए वाई जी इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी को सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक क्यों कहा जाता है। अब ये क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि भाई जो इसकी वैल्यू है ये पूरे वर्ल्ड में देखी गई किसी भी जगह पर जाने पर हमें कैसी दे रही है, हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू दे रही है। एक वैल्यू जो है जो किसके इक्वल है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर। ये वैल्यू हर जगह है, इसलिए हम इसको यूनिवर्सल बोल रहे हैं और ये कांस्टेंट है, मतलब बदल नहीं सकती, नियतांक है।
तो इसको ऐसा क्यों कहा जाता है, तो इसके पीछे कारण दे सकते हैं। द कांस्टेंट जी इज यूनिवर्सल बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर एंड साइज ऑफ द बॉडीज। इसको किसी से मतलब नहीं है कि किस जगह पे नेचर, यूनिवर्सल का मतलब अर्थ के ऊपर पानी है, मून के ऊपर नहीं है, या किसी दूसरी जगह भी नहीं है, तो उसको कोई नेचर से या कैरेक्टरिस्टिक से मतलब नहीं है। तो आप वहां आंसर क्या लिख सकते हैं, नेचर, साइज ऑफ द बॉडीज एंड द शेप where they are kept and at the time at which the force is considered। तो उसको किसी चीज से मतलब नहीं होता है, तो हमेशा वो कहीं पर भी देखा जाए तो एक कांस्टेंट वैल्यू शो करता रहता है, इसलिए हम उसको जी को यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। अचर जी सार्वभौम है क्योंकि ये पिंडों की प्रकृति और आकार से स्वतंत्र है। जिस स्थान पर उन्हें रखा जाता है उस समय पर जिस बल माना जाता है उसको हमेशा एक नियतांक वैल्यू देती है, इसलिए हम इसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। इसके बाद हु फॉर्मुलेटेड द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसने दिया, तो भाई अकेला कौन था 1666 में, तो आइजैक न्यूटन ही तो थे, जो लंदन से ट्रिनिटी कॉलेज से आ गए थे। जब खाली टाइम मिला तो बहुत कुछ सोच लिया और बहुत सारी चीजों की डिस्कवरी कर दी, तो आइजैक न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके अलावा आपसे पूछ लिया जाए कि भाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब गुरुतत्वीय त्वरण और सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इनमें अगर कोई अंतर करने को बोल दे, जो आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था कि भाई ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में अंतर क्या है, तो अगर हम ग्रेविटी की बात करें तो ये है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब ये है त्वरण, और ये जो है ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो ये कोई भी तरह का त्वरण नहीं है, ये तो एक नियतांक संख्या है जो कहीं चेंज नहीं होगी। तो बेसिकली अगर हम बोले तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज द एक्सेलरेशन एक्वायर्ड बाय द बॉडी ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटेशन पुल ऑन इट, मतलब पृथ्वी के ऊपर जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है, उस त्वरण को हम क्या कह देते हैं, गुरुतत्वीय त्वरण, और इसको किससे दर्शाते हैं, जी से। इसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन अगर हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात करें तो न्यूमेरिकली इक्वल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मास ऑफ 1 kg दैट आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, और इसकी वैल्यू हमने डिफाइन कर रखी है, इसकी वैल्यू कहीं नहीं बदलेगी। तो ये किसी भी दो चीजों के बीच में जो है एक अंतर मान लिया जाए, दो यहां पर हमने ले लिया है कि 1 kg का अगर दो चीजें हैं और 1 मीटर का सेपरेशन है तो उनके बीच में भी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमेशा रहेगा। तो ये देखा जाए तो ये वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि त्वरण को पढ़ा है वेक्टर है, जी कैसी है, स्केलर है, क्योंकि ये वैल्यू क्या होगी, हमेशा फिक्स होगी। इसको दिशा से कोई मतलब है, इसको तो प्लैनेट से भी मतलब नहीं है, इसको तो मून पे ले जाओ, इसको तो वीनस पे ले जाओ, इसको तो जुपिटर पे भी ले जाओ, बृहस्पति पे भी ले जाओ, तो मतलब नहीं है। तो कैसे हो गई वो वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी को तो डायरेक्शन पे मतलब होता है, इनको तो प्लैनेट से भी मतलब नहीं है। तो G is a universal constant. Its value is same 6.7 into 10 to the power 11 everywhere in the universe. पूरे ब्रह्मांड में एक ही जैसी वैल्यू होगी, और इट इज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब इस पे पोल पे चले गए तो पोल पर जो है भारी हो जाओगे आप, क्योंकि G की वैल्यू बढ़ गई। आप इक्वेटर पे आए तो G की वैल्यू कम हो गई, तो आपका वजन कम हो गया। तो इट ऑल्सो वेरीज फ्रॉम वन सेलेस्टियल बॉडी टू अदर। ऐसे ही मून पर चले गए तो 1/6 हो गया, अर्थ पे 60 kg के थे, मून पे पहुंचकर 10 kg के बचे आप। तो ये क्या है, जी की वैल्यू से ही तो बदलने से हो रहा है। तो इसलिए जी और स्मॉल जी, मतलब स्मॉल जी और कैपिटल जी में ये सारे अंतर आप लिख सकते हैं। तो दिस इज जस्ट अ सैंपल। फिर मैं वही बोलूंगा, आप लोगों के कमेंट्स डिपेंड करेंगे। अगर इन तरह से चीजें आगे एनालिटिकली नहीं पढ़ना है, या जैसे टॉपिक्स चल रहे हैं उनको मैं कवर करता रहूंगा डिपेंडिंग ऑन योर कमेंट्स, तो उनको जरूर आप जो भी होगा आप जैसा बताएंगे वैसा हम आने वाले सेशंस में इनको कवर करेंगे। तो होप ये चीज आप लोगों को थोड़ी सी समझने आ रही होगी। ये फिजिक्स के जो टॉपिक्स हैं आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, और जिन्होंने नहीं पढ़े हैं उनको समझने आ रहा होगा, तो फिर ये क्लास लेना मेरा कहीं ना कहीं थोड़ा सक्सेस होगा। तो उस चीज पर हम आगे देखेंगे। तो प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। इन सोशल मीडिया हैंडल्स पे मुझसे जुड़ सकते हैं, ऊपर दिए गए टेलीग्राम लिंक पर इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। तो होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।